नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। राघोपुर के दौरे पर निकले तेजस्वी यादव। दौरे से पहले तेजस्वी ने मीडिया को किया संबोधित। राज्य में बताया वैक्सीन की कमी सरकार पर साधा निशाना। शेखपुरा में बीजेपी ने मनाया काला दिवस। 26 जून 1975 को आपातकाल की हुई थी घोषणा। पुलिस ने 253 पत्रकारों को किया था गिरफ्तार। स्वच्छता को लेकर हजारीबाग नगर निगम की अच्छी पहल। स्वच्छता को लेकर तमाम जगहों पर लगाया जा रहा डस्टबिन। लोगों से की जा रही स्वच्छता की अपील। और जिम ओनर एवं ट्रेनर वेलफेयर का प्रदर्शन। पटना में जिम संचालकों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरकार से जल्द जिम खोलने की रखी मांग। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी रांची, जहां पर देवघर के एम्स को लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम को अभी रद्द किया गया है, इसको लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस उद्घाटन कार्यक्रम को रद्द किए जाने पर कोई आपातकाल के काले अध्याय के रूप में जिस प्रकार देख रहे हैं, उसी प्रकार एक काला अध्याय अघोषित आपातकाल के रूप में झारखंड सरकार के साथ, झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के साथ कल शाम अचानक लिए गए एक निर्णय से किया गया। आप सबको बता दें कि संथाल परगना क्षेत्र में यूपीए 2 के जमाने में 2013 में एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी, जिसका निर्माण कार्य 2016 के बाद से शुरू हुआ और अब बनकर तैयार है। हम सबको मालूम है कि एम्स भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्था है। उसके सर्वोपरि उसके निर्देशक होते हैं। झारखंड का देवघर एम्स में रेगुलर निर्देशक ना होने के कारण वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर आसीन डायरेक्टर साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एम्स के विधिवत उद्घाटन के लिए ओपीडी का और एमबीबीएस सेकेंड बैच का तथा वहां जो नाइट शेल्टर होम है, जिसको हम लोग आश्रय गृह कहते हैं, उसके उद्घाटन की स्वीकृति मांगी थी। और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति के साथ उनको कहा था कि डेट आप तय करें, हम लोग तैयार हैं 15 या 16 जून किसी भी तिथि के लिए। उसके बाद भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशक एन.के. ओझा ने विगत 11 जून को एक तिथि निर्धारित की कि हम लोग 15-16 तारीख को, चूंकि माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनको समय का अभाव है, इसलिए यदि आप लोग
संभव हो तो 26 और 27 जुलाई में किसी एक दिन हम लोगों को समय दीजिए ताकि फिजिकली उपस्थित होकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री उस उद्घाटन समारोह में रहें। हम सबको जानते हैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अभी एक जो मनाही की उनकी सूची है उसमें किसी भी तरह के समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं दी है जहां पर 5 व्यक्ति से ज्यादा हो। 18 तारीख को एक चिट्ठी दिया कि हम लोग यहां पर चूंकि समारोह आयोजित करने में असमर्थ है, इसलिए यदि वर्चुअली इस कार्यक्रम को किया जा सकता है तो उस पर हम लोग तैयार हैं 26 तारीख को। तत्पश्चात भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्होंने इस पर एक स्वीकृति प्रदान की 22 जून को भेजे अपने पत्र में। तो सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस मौके पर देवघर के एम्स को लेकर जो कार्यक्रम रद्द किया गया है केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से, उसको लेकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के लिए रवाना हुए। पटना से राघोपुर के लिए निकलने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार और मंगल पांडे पर हमला बोला। वैक्सीन लगाते नर्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छपरा के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार फर्जीवाड़े में माहिर है। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम करता है ये सभी को पता है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार समीक्षा बैठक की जाती है लेकिन हालात नहीं बदल रहे। बिहार में वैक्सीन की घोर कमी है। इसे लेकर तेजस्वी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि 15 साल से ज्यादा से नीतीश कुमार सीएम हैं लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। एसटीईटी मामले पर तेजस्वी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि 15 सालों में बिहार में शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि एसटीईटी मामले में अधिकारी और मंत्री दोनों दोषी हैं। आखिर इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसे लेकर दोषी हैं। करा रहा है भाई, ये कोनो एक आध पहली बार गलती है क्या? जब परीक्षा हो, जब रिजल्ट हो, कुछ ना कुछ धांधली, कुछ ना कुछ घूस की बातें आती है। आप एसटीईटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मिलने आ रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे पूछिए, वो सारी सच्चाई बताएंगे। इसमें बड़े पैमाने पे अधिकारी मंत्री सब लोग दोषी हैं और मैं तो कहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है, इस तरह की बातें अगर आती है तो नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा कोई दोषी नहीं। 15 साल से मुख्यमंत्री वो हैं और ऐसे अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाता है जो लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं अब तो एविडेंस के साथ, इसमें तो पूरी तरीके से जो लोगों की जिम्मेदारी थी बोर्ड चलाने में उन सब पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। शेखपुरा में बीजेपी ने 25 जून काला दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस के शासनकाल में स्वतंत्र भारत में 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन का तांडव शुरू हो गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रात में सोते हुए जगाकर गिरफ्तार किया गया था, जबकि बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी सहित अन्य प्रमुख नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल के दौरान पुलिस ने 253 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया था। साथ ही 7 विदेशी पत्रकार को भारत से निष्कासित किया गया था। इसी को लेकर 25 जून को भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस के रूप में मनाया।
आगे बढ़ते हुए बात लातेहार की करते हैं, जहां जिले के महुआ ढांड अनुमंडल सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी नित्य निखिल सुरीन के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार शामिल हुए। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी नित्य निखिल सुरीन ने सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को निर्देश दिया कि सभी लोग अपने जिन क्षेत्र में राशन का वितरण करते हैं वहां के लोगों को वैक्सीन लेने को लेकर जागरूक करें। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है, इसलिए सभी लोग टीका जरूर लें। इस दरमियान अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उपस्थित जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के बीच मतगणना के अनुसार सभी गांवों की जनसंख्या के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आगे बढ़ते हुए बात हजारीबाग की करते हैं, जहां नगर निगम के द्वारा शहर को स्वच्छ रखने के लिए बड़ी संख्या में डस्टबिन मंगाए गए हैं, जिसे नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में लगाया जाना है, जिसकी तैयारी का जायजा आज निगम ऑफिस के बाहर किया गया। मौके पर निगम के हेड जमादार दीपक गोस्वामी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत निगम क्षेत्र में डस्टबिन लगाए जाएंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि कूड़ा कचरा को यहां वहां ना फेंकें। कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें ताकि हजारीबाग को साफ और स्वच्छ रखा जा सके। बड़े पैमाने पर सेंटर इसलिए मंगाया गया थी कि वार्ड में जहां भी कचरा एकत्रित होता है वो डस्टबिन में सारे पब्लिक लोग डालेंगे, ये पूरा साफ सुथरा लगेगा। रोड इसलिए बड़े स्तर पर सारे कंटेनर मंगाए जा रहे हैं ताकि वार्ड स्वच्छ सुंदर रहे। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कूड़ा उसमें न डाल के रोड पे सड़क डालते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या को समझाया जाएगा, इस डस्टबिन में लिखा जाएगा कि कूड़े को डस्टबिन में ही डाला जाए, पब्लिक को संदेश दिया जाएगा। और रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं पूर्णिया से, जहां पर बनमनखी में बस स्टैंड के टेंडर को लेकर विवाद हुआ है। बनमनखी नगर परिषद में बस स्टैंड के टेंडर को लेकर यह विवाद हुआ है और बीच बचाव करने के दौरान एसआई उमाशंकर कुमार घायल भी हो गए हैं। एसआई को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना नगर परिषद कंपाउंड के बाहर की बताई जा रही है, जहां बस स्टैंड के टेंडर को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने एसआई पहुंचे तो वो भी घायल हो गए और उसके बाद एसआई को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमाशंकर कुमार घायल बताए जा रहे हैं, जो कि एसआई हैं, बीच बचाव करने गए थे। लेकिन अब टेंडर को लेकर यह विवाद आखिरकार क्यों हुआ है, यह बड़ा सवाल है। बनमनखी नगर परिषद में बस टेंडर को लेकर यह विवाद हुआ है। बस स्टैंड के टेंडर को लेकर यह विवाद इतना बढ़ा कि जब बीच बचाव करने के लिए वहां पर एसआई पहुंचे तो वो भी इसका शिकार हो गए और वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पूर्णिया संवाददाता पारस सोना फोन लाइन पर है। पारस, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, आखिर ये बस स्टैंड के टेंडर को लेकर विवाद क्यों हुआ? ये मामला है कि के पास बस स्टैंड है तो में पुलिस पर पीछे से वार कर दिया, जहां पुलिसकर्मी एसआई उमाशंकर घायल हो गए। वहीं घायल के बाद पुलिस ने हकम में आकर वहां से 13 गाड़ी उठाकर थाने लाए हैं। अब मामले को छानबीन कर रही है पुलिस कि
कि क्या मामला था और क्यों वार हुआ। बिल्कुल जाहिर तौर पर क्या अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि बस स्टैंड के टेंडर को लेकर आखिर विवाद क्यों हुआ है पारस? नहीं सर, अभी तो कोई भी अधिकारी बोलने से एकदम है, अभी तक कोई अधिकारी कुछ नहीं। अभी हमारी बात अभी डीएसपी से भी हुई है, डीएसपी साहब भी अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जैसी कोई जानकारी मिलती है बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए पारस तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर बेगूसराय से आपको बताते हैं, जहां सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों को लेकर एएनएम संघ के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एएनएम सदस्यों ने सीएस विनय कुमार झा का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि पूरे नियम कानून को ताक पर रखकर पैसा लेकर बड़ी संख्या में एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला किया जा रहा है। जिन लोगों ने पैसा दिया है उन्हें अच्छी जगह भेजी जा रही है, वहीं जिन्होंने पैसा नहीं दिया उन्हें दूर दराज भेजकर परेशानी में डाला जा रहा है। जबकि नियम अनुसार जिस एएनएम सदस्य ने आवेदन देकर अपने तबादले की गुहार लगाई है, सिर्फ उन्हीं का तबादला करना है। और उनकी मांग एक ही है, उनको संगठन चलाना है, तो उसके लिए तो वो जब तक धरना प्रदर्शन ये सब नहीं करेंगे तो यूनिटी कैसे बढ़ेगा? संगठन इनके जो मेंबर्स हैं उनमें जोश कैसे जगेगा? तो वो तो उनकी मजबूरी है। जहाँ तक जो मांग है वही काम मैं कर रहा हूँ, इसलिए हमारे उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो अभी भी आप देखे हैं, जो शशि बाबू कहे हैं हम भी वही कहे हैं, तो कोई डिफरेंसेस हमारे उनके बीच में नहीं है। डिफरेंस एक बिंदु पर है कि 10 वर्ष से ऊपर वाले का वो कहते हैं, उनका कहना है कि जो अभ्यावेदन दिया है उसका कीजिए, दूसरे को नहीं कीजिए। ठीक है, ये विचारणीय विषय है, स्वागत योग्य है, इस पर हम देखेंगे। झारखंड सरकार ने एक और जहां राज्य में अनलॉक के तहत सभी जिलों को थोड़ी छूट दी है, तो वहीं दूसरी ओर हजारीबाग के लोगों के दिल से धीरे धीरे कोरोना का डर खत्म होता नजर आ रहा है। लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं और कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के धज्जे उड़ाते लोग नजर आ जाएंगे। इसी कड़ी में हजारीबाग झंडा चौक में सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई ऐसे लोग बिना मास्क के सड़कों पर दिखाई दिए, जिनसे फाइन वसूलते हुए आगे मास्क पहनकर रहने की हिदायत दी गई। इसी बीच एसडीपीओ सदर के द्वारा लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। लोग जो है मास्क पहने, कुछ लोग हैं जिसको ओरिएंटल समझ नहीं है, जो इस महामारी की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो दिख रहे हैं 1-2% की संख्या में, हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं कि वो भी मास्क लगाएं। क्या अपील करेंगे सर? इसके लिए जो प्रक्रिया है, जो उसके लिए मतदान के रूप में हम लोग 3 तलाक पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा कानून बना दिया गया, लेकिन 3 तलाक का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये दर्द भरी कहानी एक पीड़ित महिला की है, जिसने अपने साथ बच्चों के जीवन यापन के लिए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बने 1 साल हो चुका है। इस कानून के तहत 3 तलाक देना अब गैर कानूनी है। इसके लिए सजा और मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। फिर भी लोग इस नियम को नहीं मान रहे हैं। वहीं 3 तलाक से जूझ रही एक महिला ने आरोप लगाया है कि मेरे पति और गांव के धर्मगुरु और कुछ लोगों ने हमारे साथ छल करके 3 बार तलाक 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 बोलकर जबरन तलाक दिलवा दिया है। जबकि हम अपने 2 बच्चों के साथ घर पर थे, मुझे जबरन घर से बुलाकर 3 तलाक दिलवाया गया। साथ ही मुझे या मेरे माँ बाप को जानकारी दिए बगैर स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया और अब गांव छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया गया है। जिसके बाद महिला ने न्याय की मांग शासन प्रशासन से की है।
महिला का आरोप है कि तलाक के बाद गांव के दबंग लोगों द्वारा धमकी भी दी जा रही है। तो वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। अचानक 3-4 जने से मेरे ससुराल वाले की तरफ से मुझे बुला लिया और 3-4 जने साथ में मुझे घेर लिया, अपने घर पे बुलाकर बोला कोई काम है चलो। और मैं वहाँ पर गई तो मुझे कह रहा कि तुम्हारा रफा दफा कर रहे हैं। बोली क्या का रफा दफा कर रहे हैं? तो बोला कि तुम्हारा तलाक करवा रहे हैं। और मैं बोली कि नहीं मुझे तलाक नहीं होना चाहिए, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं तलाक कैसे, मैं कहाँ जाऊँगी? तो कहीं जाइए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम तलाक, बोली मुझे तलाक नहीं चाहिए। फिर भी जबरदस्ती चारों तरफ से चारों पांचों जने घेर लिया और मुझे तलाक दिलवा दिया। तलाक करके 3 तलाक मुझे एक ही मर्तबा दे दी। दरअसल मामला मधुबनी जिले के साहर घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव का है, जहां एक महिला ने जब अपने पति से खर्च मांगा तो उसने उसे 3 तलाक दे दिया। हालांकि कानूनी तौर पर 3 तलाक खत्म होने की वजह से पुलिस ने पति के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बोला गया, हम लोग तो गांव समाज के हिसाब से सबको बैठाए थे, बुलाया गया था। हम जबकि उस पार्टी में थे और वो इस पार्टी में थे, इसीलिए उसके भलाई के लिए हम लोग इमाम साहब को बुलाएं कि आपके पार्टी में आप लोग जो निर्णय लीजिएगा, जो फैसला कीजिएगा, हम लोग मानेंगे। आपने बोला कि जबरन किसी के साथ कोई कर सकता है, जब उसका पति स्वयं आपको बयान दिया है कि वो खुद तलाक ली है मुझसे, तो कोई जबरन कर सकता तो रहता थे, उसका पति ही कहता कि नहीं ये मोहम्मद हुसैन को जबरदस्ती तलाक करवाया है क्या? लेकिन उसका पति का बयान तो आप दे लिए, हम लोगों का तो सामने कोई बात ही नहीं आ सकता है। अगर हम जैसे को फंसा रही है तो उसकी गलती है। केंद्र की मोदी सरकार ने 3 तलाक के लिए एक बिल लेकर आई, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद 19 सितंबर 2018 से लागू किया गया। इस बिल में 3 तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। महिला ने साधना न्यूज से बात करते हुए अपने सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि एक तो जबरन तलाक दे दिया गया और अब मौलाना और कुछ दबंग लोग हमें गांव छोड़कर जाने का फरमान सुना रहे हैं। नहीं जाने पर मारपीट करने को तैयार रहे, ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया है, जिसको लेकर महिला ने न्याय की गुहार के साथ सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। वहीं महिला के पति ने महिला पर अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए तलाक देने की बात कही। उसका कहना है कि हमारा तलाक दिल्ली में हो चुका है। महिला के अनुसार इस्लाम के तहत 3 तलाक लिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि महिला को न्याय दिलाने में प्रशासन क्या उपाय करती है। मधुबनी से साधना प्लस न्यूज के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। तो 3 तलाक का कानून बन गया है, लेकिन मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से एक महिला इस 3 तलाक का शिकार हुई है। न्याय की गुहार है, देखते हैं कब तक न्याय मिल पाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात खलारी की करते हैं, जहां के केडी मुख्य बाजार में खलारी अंचल प्रशासन के द्वारा आज मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। खलारी के अंचल निरीक्षक सत्यम भारद्वाज ने खलारी में दुकानों में घूम घूम कर मास्क चेकिंग अभियान चलाया और दुकानदारों को मास्क नहीं पहनने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार मास्क लगाकर ही सामान बेचें और ग्राहकों को भी मास्क लगाए रहने पर ही दुकान के अंदर आने दें। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण महाअभियान की सफलता के बाद मोकामा की एक महिला अधिकारी ने कठिन परिश्रम की मिसाल पेश की है। दिन रात कठोर मेहनत के बल पर इस महिला अधिकारी मोकामा सीडीपीओ अर्चना कुमारी ने टीकाकरण अभियान के परवान चढ़ा दिया है। मोकामा और घोसवरी की तमाम पंचायतों में घर घर जागरूकता संदेश देकर अर्चना कुमारी ने लोगों को टीका के लिए प्रेरणा दूत सीडीपीओ की भूमिका की चर्चा आज हर जुबान पर है।
वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर इस महामारी में पीड़ित लोग अपने जनप्रतिनिधि की तलाश में जुटे हैं, उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिन्हें चुनाव में अपना बहुमूल्य मत देकर जिताया है। ताजा मामला राजधानी के पौष इलाके धोरबा एचईसी में खिजरी विधानसभा क्षेत्र का है। यहां के विधायक कांग्रेस पार्टी से राजेश कच्छप हैं। यहां की जनता अपनी समस्या को लेकर विधायक को तलाशते फिर रही है और इसी को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। कोरोना काल के वजह से हो रहा है और नहीं तो विधायक हर आप जैसे देखिए खिजरी का क्षेत्र बड़ा है, हमेशा वो मांझी में, अनगढ़ा में और ये सब में वो उपलब्ध हैं और यहाँ भी आते हैं। 93 में उनकी 2-3 बैठक हर मतलब महीने में लोगों के साथ में होती है और ये धुरवा के क्षेत्र के लोगों के लिए ही होती है। तो ये पोस्टर इस तरह के कौन चिपका सकता है? क्या नाराजगी है लोगों में? तभी तो बिहार जिम ऑनर एवं ट्रेनर वेलफेयर द्वारा आज अपनी मांग को लेकर पटना जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संस्था की तरफ से बिहार सरकार से मांग करते हुए बताया गया कि बिहार में 1.5 साल से जिम बंद करने का आदेश सरकार ने जारी किया है, जिसका पालन जिम संचालक कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, जिसके तहत जिम में भी 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि जिम संचालक जो लगातार जिम बंद करने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, संस्था के सदस्यों ने सरकार से निवेदन किया कि जिम खोलने की अनुमति उन्हें दी जाए, अन्यथा पूरे राज्य भर के जिम संचालक सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। बिहार जिम एसोसिएशन एवं ट्रेनर एसोसिएशन की तरफ से आए हैं और जो बिहार में अभी जिम ओनर्स की और ट्रेनर्स की जो बदहाली अभी हो रही है लॉकडाउन की वजह से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।